अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, उसके सार्थक परिणाम आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही जो कसम खाई थी, क्या वो पूरी होती दिखाई दे रही है? क्या योगी ने यूपी में अपराधी, माफिया, दंगाई सबको ठंडा कर दिया है? क्योंकि अब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो साफ साफ बयां कर रही है कि योगी के एक्शन में दम है, जिसकी वजह से यूपी में अपराध कम हुआ। एनसीआरबी की 2022 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक हत्या के मामले में देश भर में यूपी का 28वां स्थान है। लूट के मामले में 27वें नंबर पर यूपी है। डकैती के मामले में 31वें स्थान पर, रेप के मामले में 24वें स्थान पर, पॉक्सो के मामले में 25वें स्थान पर, अपराध के मामले में अगर ओवरऑल देखते हैं तो यूपी 20वें नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 14वें नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 29वें नंबर पर है। तो ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा उसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से जो प्रयास किए गए हैं, उसके सार्थक परिणाम क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरे आईपीसी अपराध को देखें तो भारतवर्ष का लगभग 11.28% आईपीसी अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं और विभिन्न राज्यों में हमारी रैंकिंग 20वें स्थान पर है। योगी राज में जहां एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, वहीं दंगाइयों की कमर तोड़ दी गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में साल 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ। सोचिए, देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर इस तरीके की घटनाओं का एक लंबा इतिहास पहले था, लेकिन पिछले बीते साल में एक भी दंगा नहीं। पिछले 5 साल में दंगों में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 5 साल में असम में भी दंगों में गिरावट दर्ज की गई। असम में 5 साल में दंगों में 80% की गिरावट हुई है। छत्तीसगढ़ में 44% का आंकड़ा बढ़ गया। मध्य प्रदेश में 2022 में सांप्रदायिक दंगों की 68 घटनाएं हुई हैं। बिहार में 60 और झारखंड में 46 घटनाएं हुई हैं। तो ये अलग अलग राज्यों का आंकड़ा। कई बार अपनी सभाओं में योगी आदित्यनाथ खुद ये कह चुके हैं कि यूपी में अब नो दंगा सब चंगा। सुनिए उनका एक ऐसा ही बयान। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों में कहते थे, अब एनसीआरबी के आंकड़ों से वो बात सच होती दिखाई दे रही है। लेकिन आंकड़े आए तो इस पर सियासी बयानबाजियां भी हुई। समाजवादी पार्टी एनसीआरबी के आंकड़ों को गलत बता रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आंकड़े झूठे और किताबी हैं। सुनिए। ये एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, जो स्याह अंधेरे को, उत्तर प्रदेश के स्याह अंधेरे को जो प्रकाश बता रहे हैं, उस पर यही कहा जा सकता है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े नहीं हैं, बल्कि दिन दूना और रात चौगुना अपराध बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ अपराध घटा है?
आप सोचिए, गांव में खड़े होकर मनोज काका जी को मौसम याद आ रहा था, लेकिन जो आंकड़े आए, लिखित तौर पर आए, उससे मानने से इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आंकड़ों को गलत बता रही है, लेकिन सच्चाई आपको बताते हैं कि अखिलेश राज और योगी राज में कितना फर्क है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं, और यह आंकड़ा है साल 2016 और 2022 का। अगर योगी सरकार और अखिलेश राज की बात करते हैं इन सालों में, तो हत्या के मामले में तब यूपी अखिलेश राज में पहले नंबर पर था साल 2016 में, जबकि योगी राज में 28वें नंबर पर। बलात्कार के मामले में 2016 में अखिलेश राज में नंबर 1 पर था यूपी, जबकि यूपी अब 24वें नंबर पर है। डकैती की अगर बात करते हैं तो 2016 में यूपी चौथे नंबर पर था। ताजा रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2022 में 31वें नंबर पर है। इसी तरह अपहरण के मामले में तब अखिलेश राज में यूपी नंबर 1 था और योगी राज में 30वें नंबर पर है। तो ये आंकड़ों की बात और वो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे आगे कि किस राज्य में अपराध का ग्राफ क्या है, कितना बढ़ा, कितना घटा है, किस राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा हैं, यूपी में अलग अलग अपराध पर क्या है क्राइम रेट। लेकिन पहले वो सवाल आप जानिए जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह है कि आंकड़ा आया, बाबा ने क्या पूरे यूपी को ठंडा कर दिया जो पहले वो कहते थे? योगी के एक्शन में दम है, यूपी में अपराध कम है, न फिरौती न दंगा। उत्तर प्रदेश में सचमुच क्या सब चंगा है? सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि योगी मॉडल की यह कंप्लीट पिक्चर है जो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सामने आई है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। संगीत रागी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, आपसे शुरू करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा, यह तो ठंडा हो गया है, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ गई, अब आ गई। आप मुझे दोबारा से सवाल पूछ। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा, वाकई ठंडा हो गया? एनसीआरबी के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया, शिमला जैसा ठंडा कर दें। अभी तो फिलहाल ठंडी है, और वो भी नवंबर की। दिसंबर में और ठंडा हो जाएगा, जनवरी में भी ठंडा हो जाएगा, मई तक आते आते पूरा देश ठंडा हो जाएगा। जो साथ ही हम उस में बात नजर आएंगे। किस एनसीआरबी की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े कम हो गए? किन थानों में रिपोर्ट लिखी जा रही है? जौनपुर में, आजमगढ़ में, बाराबंकी में, इलाहाबाद में, अरे माफ करिएगा प्रयागराज में। इलाहाबाद तो बदल दिया है नाम ना। कौन सा, किस थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है? मैं व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूं राकेश पांडे जी, हाजिर नाजिर मान के बता रहा हूं आपको। शायद मनीष शुक्ला नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे हाजिर नाजिर ईश्वर की शपथ करके बता। मैं कह रहा हूं, मैं दसियों लोगों को जानता हूं अपने जनपद में जहां पुलिस ने उनको थानों से भगा दिया। और उदाहरण मैं दिए देता हूं, इसी मुख्यमंत्री आवास के पास एक महिला के साथ, वो ब्राह्मण महिला थी, उसके साथ रेप होता है और उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, पुलिस वाले उसको भगा देते हैं। आप इस तरह के मैं कितने उदाहरण बताऊं? और बड़ी प्रशांत कुमार एडीजे रेनिको साहब देखता हूं तो मुझे अपराध ही नजर आता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हाथरस की बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। मनोज यादव जी, आपने 1.5-2 मिनट करीब करीब बोला सर। आप किसी कॉमेडी सर्कस में नहीं खड़े हैं कि जो आपने कहा कहां लिखा गया, कहां लिखा गया, किस थाने में लिखा गया, नागपुर जौनपुर तक आप पहुंच गए। अरे वहीं लिखा गया जहां पर 2016 में लिखा गया था। जो 2016 के आंकड़े आए थे कि हत्या में नंबर 1 यूपी था, बलात्कार में नंबर 1 यूपी था, अपहरण में नंबर 1 यूपी था। पहली बार ऐसा हुआ था, मैं गलत हूं तो आप ठीक कर दीजिएगा, कि यूपी 5 अपराधों में नंबर 1 बन चुका था। और नतीजा यह हुआ कि 2017 में आप लोगों की विदाई हो गई थी। तो स्वीकार करिए सर हकीकत। हाँ, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा कहा आपने, इसीलिए मैंने जानबूझ के उस पिन चुभोई थी कि आप कुछ कहेंगे जरूर। प्रशांत कुमार एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उनका बयान है कि हाथरस की बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। जिस पुलिस का एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ये बयान देता हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि थाना अध्यक्ष कितनी एफआईआर लिखता होगा। अब बात को सीबीआई ने कहा कि नहीं, रेप हुआ, और रेप के बाद उसकी जान चली गई उस लड़की की। ठीक, आप कौन सा उदाहरण बताऊं आपको? अरे पहले एनसीआरबी पर बात कर लीजिए ना, हाथरस पर बहुत बात हो गई है।
आप हाथरस पर टिके रहेंगे। एनसीआरबी किस आधार पे प्रेडिक्ट करता है? अरे उसी आधार पर जिस आधार पर 2016 का प्रेडिक्ट हुआ था मनोज जी, उसी आधार पर आधार थोड़े नहीं बदला है। 16 क्या मतलब है? 16 से क्या मतलब है? क्यों मतलब नहीं है? 16 में किसकी भाजपा की सरकार थी क्या? सरकार 16 में कांग्रेस की सरकार थी क्या यूपी में? नहीं, तो 16 से पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सुविधाएं थी? किसने स्टेबल किया यूपी 100? अरे तो 16 के पहले आप लोगों की कितने बार यूपी में सरकार थी? किसने किया? किसने किया आप बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। 2012 से 2017 तक किसकी जिम्मेदारी थी यूपी को चलाना? उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री स्टेट रखना किसकी जिम्मेदारी थी? मनीष शुक्ला जी की, संगीत रागी की? आदरणीय पांडे जी, जितनी नाराजगी से आप मुझसे पूछ रहे हो, इतनी नाराजगी से अगर प्रशांत कुमार से पूछ लेते ना तो उसकी नहीं, मेरी नाराजगी की चिंता मत करिए सर। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि सच्चाई स्वीकार करिए। और आपको बड़ी खुशी हो रही होगी मुझे पिंच करके, जनता ने आपको पिंच कर दिया था 2017 में, और वो पिंच अभी तक सही नहीं हो पाया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यूपी में ताकतवर पोजीशन पर रहें। कि आप अपनी कहते रहेंगे। आप पूर्वांचल से आते हैं, आजमगढ़ की उस महिला का बयान सुनिए, क्या कहा था? उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा, सीओ लेवल के अधिकारी ने, कि दलित की महिलाएं तो मजा करने के लिए होती हैं। तो चलाओ ना बयान। नहीं, तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। और इलाहाबाद में जब राजू पाल का मर्डर हुआ, मैं उस समय इलाहाबाद में था, पढ़ाई कर रहा था, और मैंने देखा था क्या स्थिति थी सड़कों पर। पूरे प्रदेश में बड़ी स्थिति खराब थी। यही कह रहा हूं, स्वीकार करिए सर। चलिए, अच्छी बात है। अभी इनकाउंटर होने बाकी है, एक ब्रजेश सिंह है, उसका इनकाउंटर कर दो और अपराध कम हो जाएगा। ठीक, हम सवाल नहीं उठा पाएंगे। ठीक, इनकी है हैसियत पूछ रहे। चलिए मनीष जी, आप लोग अपराध नहीं दर्ज कर रहे हैं, रेप हो रहा है, थानेदार कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ। प्रशांत कुमार का तो सीधे नाम ले लिया मनोज यादव जी ने। देखिए, मैं मनोज यादव पे टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो गत वर्ष के जो आंकड़े प्रस्तुत किया है एनसीआरबी ने, उस आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के नाक में नकेल डाल दी है। जो दर्ज मामले हैं, चलिए मैं इस पे आता हूं। पहले जो दर्ज मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड क्या है? महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें दोषसिद्धि का राष्ट्रीय दर 25% है, और उत्तर प्रदेश में वो दर 70% है। यानी 70% मामलों में न्यायालय की परिधि में लाकर अपराधियों को दंडित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो कम से कम दर्ज मामलों में ये जान लें। और जिसको एडीजी और एडीजे में फर्क नहीं पता है उसको हम क्या बताएं। और इस तरह से सुन लो, हैसियत नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी की बोलचाल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज पूरे देश में हत्या अपराध की दर 258% है, वहीं उत्तर प्रदेश में 171% है। स्पष्ट है, मैं 2016 से तो तुलना ही नहीं कर सकता। वो तो जंगल राज था, सत्ता ही अपराधियों के द्वारा संचालित थी। और 2016 के बाद 17 के बाद से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही आंकड़ों को दुरुस्त कर रही है। प्रतिवर्ष दंगा गायब है पूरे उत्तर प्रदेश से। हर तीसरे रोज यहाँ दंगा होता था। एक भी त्योहार, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, कोई भी त्योहार दंगे के नहीं बीतता था अखिलेश यादव जी की सरकार में। और आज अब मनीष जी, एक सवाल है जो शायद मनोज यादव जी को पूछना चाहिए था, नहीं पूछ पाए, मैं पूछ दे रहा हूं आपसे। एक भी दंगे नहीं होते। हाँ, मैं पूछ दे रहा हूं आपसे, और शायद ये सवाल मनोज यादव जी को अच्छा लग जाए, और इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा तैयारी के साथ आइए। आपने यूपी का ढोल पीट लिया, ठीक है, उत्तराखंड हरियाणा में क्या हो गया? वहां इतना क्राइम क्यों है? नहीं, देखिए, आपने जो विषय उत्तर प्रदेश का रखा था उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने इन बातों को रखा। लेकिन अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो आज सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हो रहे हैं? राजस्थान में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, झारखंड में हुए, बिहार में हुए, जहां इंडी अलायंस की सरकार है। ठीक है, हरियाणा में या उत्तराखंड में अपराध हुए हैं, लेकिन वहां भी तो तुलनात्मक रूप से अगर आप बात करेंगे, देखिए पूरे देश में अपराध शून्य नहीं है। तो बातें तो तुलनात्मक और जनसंख्या के अनुपात में ही होती हैं। तो सबसे ज्यादा दंगे आज कहाँ हो रहे हैं? बिहार में सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हो रहे हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। और कहाँ कम हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कम हुए। उस आसाम में 80% दंगे कम हो गए, जहां उत्तर प्रदेश की ही गत से दंगे होते थे। ये अखिलेश यादव जी की सरकार की तरह दंगे होते थे, वहां भी हमारी सरकार बनी तो दंगों को हमने कम किया।
ठीक है मनोज जी, मैं आता हूँ, आप जवाब दे लीजिएगा। 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। 5 सेकंड। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं और कहूंगा भैया, 5 सेकंड। उन राज्यों में, जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां दंगा करने वाले यही हैं, इसीलिए दंगा वहां होते हैं। जहां सत्ता में हो जाते हैं वहां दंगा नहीं करते हैं। तो काहे के लिए परेशान हो? ये सबको मालूम है, अच्छे से मालूम है। अपराधी आप सत्ता पाने के लिए ही दंगा करते हो। मतलब सफाई पूरा देश जानता है, इस पे आप सफाई अच्छा, मत दीजिए। योगी आदित्यनाथ का नाम मत लो, उन पे मैं एक बात और कहूंगा, अपराधियों के भी, सदन में अपराध के भी, माफिया के भी कुछ आंकड़े रखे हैं। आपको मालूम नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गंभीर अब दिक्कत यही है मनोज यादव जी, मैंने आपको एक लीड दे दी, उस पर भी आप नहीं खेल पाए। सबसे बड़ी समस्या यही है। एक्चुअली मेरी आवाज कट गई थी, नहीं ठीक है सर, कनेक्ट में नहीं था। ठीक है, आपने क्या सवाल पूछा? अच्छा ठीक है, ये आपकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अच्छा हमें मालूम है, पूरे देश की स्थिति मालूम है। ठीक है सर, पता नहीं कहाँ से टेक्निकल। ठीक है मनीष भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अरे रुकिए, शादाब और संगीत रागी वेट कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, ठीक है शादाब, आप मानेंगे या आपको भी एनसीआरबी के आंकड़ों में झोल नजर आता है, किताबी बात नजर आती है? नहीं, मैं नहीं कह रहा झोल है, ना, मैंने उस पर सवाल नहीं उठा। मैंने कहा जब थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो एक चीज, अरे शादाब से सवाल पूछा है मनोज जी, रुक जाइए। अरे काका जी, मनोज यादव, देखिए शादाब से सवाल पूछा तो शादाब को जवाब देने दीजिए। देख, हाँ यादव जी, मनोज यादव जी, ओके यादव जी, यादव जी हैं तो हाँ यादव जी हैं, काफी है। दूसरी एक चीज बहुत स्पष्ट करना मैं चाहता हूँ राकेश पांडे जी, अगर सरकार ने, हमारा तो क्लियर है, घर वापसी की है, समाजवादी को परेशानी है क्या कि हम मुसलमान बन गए? अखिलेश यादव की यही सोच है क्या? अखिलेश यादव जी, आप यही अखिलेश, अरे छोड़िए ना नाम पर। अरे शादाब प्लीज, कौन यादव कौन पांडे मत उलझा करिए, इसमें अपनी बात रखिए। अब अगर मैंने पलट के पूछ लिया कि अखिलेश यादव का डीएनए और मनोज यादव का डीएनए हिंदुस्तानी है या विदेशी है, आप किसकी औलाद है, इस पे चले गए। अरे प्लीज शादाब, प्लीज कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं, प्लीज शादाब सीधे सवाल पर आइए प्लीज। हाँ, तो किसने किया पर्सनल? अरे ठीक है, मैं उनको भी रोक रहा हूँ भाई, मैं आपका जवाब, अरे उनको भी रोक रहा हूँ। मनोज यादव जी नहीं बोल रहे हैं, आपकी बारी है, बोलिए। ओके राकेश पांडे जी, अगर कोई भी सरकार, चाहे उससे हमारा कितना भी राजनीतिक मतभेद क्यों ना हो, अगर वो कोई काम अच्छा करती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। हाँ, ये एक फैक्टर है कि कई जगहों पर एफआईआर में परेशानियां रही हैं, लोगों को धमकाया मारा गया है, लेकिन यह बात स्वीकार्य है कि अपराध में कमी आई है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं, लेकिन हाँ ग्राफ तो डाउन हुआ है। भले ही योगी सरकार पूरी तरह उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है, लेकिन प्रतिशत में, अगर नंबर ऑफ केसेस में अगर जाएंगे, कई चीजों में सुधार हुआ है, और जिसमें हुआ है वो वेलकम मूव है। लेकिन योगी सरकार को जो सबसे बड़ा काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी जो अरे सुन लीजिए, आप परेशान क्यों? सपा की सरकार में क्या होता था भैया? आपकी सरकार में दंगे होते थे, आपकी सरकार में बेटियों की इज्जत लूटती थी। अरे सरकार, अगर किसी सरकार में गलत कोई भी करता, हम उसका विरोध करते हैं। अयूब को मिल जाएगा टिकट लोकसभा का, बोल दो ना, कितनी देर लगता है, इतना टाइम लगा रहे हो बेवजह। कह दो अब उत्तर प्रदेश में अपराध होता ही नहीं है, सीधे सीधे इतना बोलना है। डॉक्टर अयूब लोकसभा प्रत्याशी संत कबीरनगर, बस हो गया काम। बेवजह इतना परेशान हो, थोड़ी सी होती है, कम होती, ज्यादा होती है। अरे डॉक्टर अयूब तो प्रत्याशी बन जाएंगे, लेकिन यादव जी अब तक तो आप बनते आए हैं, एक बार एक मुसलमान का बेटा बन जाएगा, क्या परेशानी? और व्हाट सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश, हम डिबेट इस पे कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अरे सर सुनिए ना, राष्ट्रवाद से थोड़े नहीं टिकट बटेगा इस शो से, किसको कहाँ का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो समय आएगा, जिसको जो तय करना है करता रहेगा। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी संगीत रागी, अरे रुक जाइए मनोज यादव जी प्लीज सर, प्लीज। संगीत रागी जी, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आज शादाब का सुर आपको भी बदला नजर आया? देखिए हाँ, ये बात तो है, आप शादाब चौहान जी आज एकदम बदले स्वर में थे, लेकिन ये बदले स्वर इस कारण से नहीं थे, आंकड़ों के कारण वो बदले स्वर में है। एक बात तो तय है कि एनसीआरबी का डेटा है, अब उस पर आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा यदि इतना ही खराब होता तो वह कलकत्ता को महिलाओं के लिए सेफेस्ट सिटी के तौर पर नहीं डिक्लेयर करता।
क्योंकि कल जाकर के बंगाल में चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि बंगाल का जो पिक्चर है कोई अच्छी तस्वीर निकल करके आए, ऐसा वो नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके राजनीतिक लाभ और हानि उसके गणित के अनुसार वो सही नहीं बैठता। तो इसका मतलब यह है कि यदि कलकत्ता को वो सेफेस्ट सिटी तौर पर वो डिक्लेयर करता है तो इसका मतलब है कि एनसीआरबी डेटा जो है उसमें कोई बायसनेस नहीं है, वह सच्चाई है। और यह भी कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक ढंग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता था। मैंने फिर एक शब्द का प्रयोग किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, यानी कि माफियाओं का साम्राज्य चलता था। हमने देखा था कि मथुरा में कैसे एक माफिया जो है उसके डर से पुलिस वाले उसके कैंपस में भी घुसने से हड़कते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी और गोलाबारी चली थी। किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मथुरा में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। आऊंगा मनोज जी, आऊंगा। दूसरी बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी स्टेट क्राइम फ्री नहीं हो सकता। दुनिया का आप कोई उदाहरण उठा करके देख लेंगे तो ये अंदाज़ा लगा लेना, ये करना, अपेक्षा करना कि वो क्राइम फ्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग आज यदि सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम रहे हैं, यदि ऐसे लोग आज उत्तर प्रदेश में डर के मारे वो चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में रहें, ऐसे लोग जो कल माफियाओं का सरदार बना करते थे वो उत्तर प्रदेश में खुलेआम नहीं करके दूसरे राज्यों में पनाह लेने की सोच रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन है, हम आंकड़े गिना सकते हैं, सामने वाला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ और आंकड़े दे सकते हैं, सादाब जी कोई और आंकड़े देंगे, कोई और आंकड़ा देगा। सवाल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, आंकड़ों में भी बेहतर उत्तर प्रदेश ने किया है। यदि आप जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 17% देश की आबादी का हिस्सा है और वहाँ में क्राइम का यदि नंबर देखेंगे तो वो स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होगा यदि गणित से देते हैं। लेकिन हमेशा हम इसको परसेंटेज के रूप में देखते हैं और परसेंटेज के रूप में यदि कमा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात, एक सामान्य परसेप्शन होता है। बिहार के बारे में एक समय ऐसा था जब जंगल राज का एक परसेप्शन था, तो ऐसे परसेप्शन नहीं हो गया था। वहाँ पर फिरौती, अपहरण, लूट, डकैती, मारकाट ये एक आम कुटीर उद्योग बन गया था और यही कारण है कि वहाँ के हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज है। इस प्रकार का कुटीर उद्योग के बारे में, अपहरण फिरौती का कुटीर उद्योग जो है वो अखिलेश यादव के समय भी हुआ था। ये बात लोग मायावती जी के बारे में नहीं कहते हैं, मायावती जी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बहुत साफ कहते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार जरूर हो रहा होगा लेकिन कानून और व्यवस्था के मामले पर वो बहुत अच्छा तरीके से काम किया। वैसे ही योगी राज में एक बात बहुत साफ है, घटनाएं हो रही हैं, आज भी होती हैं, लेकिन एक परसेप्शन बहुत साफ है कि यहाँ पर माफियाओं का राज नहीं है, गुंडों का राज नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और जो होगा वो कन्विक्शन रेट बताता है कि कितना कन्विक्शन रेट है। मनोज यादव जी, कन्विक्शन रेट में सबसे आप अकेले पड़ गए। देखिए, शादाब ने भी आज आपका साथ छोड़ दिया। ऐसे तो योगी सरकार पर बरसते रहते थे। दंगे की बात इन्होंने की, 2016 में यूपी दंगे के मामले में टॉप 5 में था। उसके पीछे के साल में 8016 दंगे रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन 2022 में एक भी दंगा नहीं यूपी में। और ये एक बड़ी वजह है कि अतीक मुख्तार जैसे लोग अगर खुलेआम सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं तो ये योगी सरकार का कमिटमेंट है। पता नहीं रागी साहब कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते होंगे, टीवी पे इस तरह अगर आप झूठ परोस रहे होंगे तो बच्चे हंसते होंगे। अरे छोड़िए ना, संगीत रागी कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते वो दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लेगी, इनके बच्चे देख लेंगे। आपका काम अपनी पार्टी की राय रखना है, वो रखिए ना। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो उसे क्रॉस करिए तथ्यों के साथ। ये राकेश जी, ये निजी टिप्पणी करने के लिए बैठाया है इनको क्या? नहीं नहीं, निजी टिप्पणी किसी के लिए अलाउड नहीं होगी, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। पूरा शब्द सुन लो तब पता चलेगा ना कि क्या गलत कह गए। सुन तो लो बुद्धिमान लोगों, अध्यापक के लोगों, थोड़ा सुन लो। ये तू तड़ाके की भाषा क्या है? तू सुन लो, सुन तो लो भाई, क्या है ये? क्या भाषा है? नहीं नहीं, कोई तुम तड़ा की बात नहीं मनोज यादव जी, प्लीज। ये गंवारों की भाषा है। महाराज लोगों, उच्च वर्ग के लोगों सुन तो लीजिए। उच्च वर्ग के लोग नहीं, ये गंवारों की भाषा होती है। अच्छा,
ये सभ्य आचरण का आदमी तू तड़ाका नहीं करता है, ये गंवारों की भाषा है। एक्सपोज कर देंगे आपको, डर रहे हो क्या? बोलने तो दोगे? नहीं बोलने दोगे? वो पता लगा है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है और आपके संस्कार कैसे हैं। बात कर रहे हो? आप माँ बाप ने आपके कैसे संस्कार दिए हैं, परवरिश कैसी हुई है, पता लग रहा है। अरे वो दरअसल में सारी शिक्षा आप ही लोग ग्रहण कर लिए ना, इसलिए परवरिश कम है। नहीं, मैंने वो पूरा देश की जनता देख रही है कि परवरिश कैसी हुई है। बेहतर होता है कि आप गोबर चरा कोई अच्छे काम हुए हो तो मनोज यादव जी बता दीजिए। 2 मिनट में अपराध के बारे में आप 2012 से 17 के बीच के आंकड़े रख दीजिए, आंकड़े रख के काट दीजिए, ये सुन लो, बता दो। मैं लेना चाहता हूं, एक मिनट मनीष भाई, एक मिनट। मनोज यादव जी, मैं लेना चाहता हूं, इसीलिए सीधे आपके पास आया, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पर चले गए। आप तर्क रखते हैं ना सर, मैं आपको 30 सेकंड, चलिए ना, मैं आपको समय दे रहा हूं सर, अनइंटरप्टेड, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, सिर्फ फैक्ट के आधार पर जवाब रखिए। 1 मिनट साहब, प्रोफेसर के पास बहुत नॉलेज होता है, वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए उनको अपडेट रहना पड़ता है। हम लोग तो मान लो प्रवक्ता हैं, पार्ट टाइम प्रोफेसर हैं। आप बताइए, मुख्तार अंसारी कितने सालों से जेल में बंद है? करे सड़क पे घूम रहा। और अतीक अहमद कितने सालों से जेल में बंद थे? शायद आपको भाषा की समझ नहीं है, ज्ञान बता रहे हैं। शायद आपको भाषा की समझ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद खुले घूमे करते थे। 16 साल से बंद है। ये नहीं मैंने कहा। अंसारी साहब बंद हैं, अतीक भी पिछले 5 साल से ज्यादा समय का हो गया। अच्छा सुनिए, बंद है ना? अरे सुनिए मनोज यादव जी, आपको भाषा की समझ नहीं है, करो भाई, आपको भाषा की समझ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, हम झुट्टे लोगों से झुट्टी बातें नहीं। अब सुनिए ना, छोड़िए मनोज यादव जी, आपने समय सुनिए, मैं सादाब के पास जा रहा हूं। सुनिए ना मनोज यादव जी, सुनिए सर, आप कह रहे हैं जेल में था ना, तो फिर बिल्कुल जेल में था, लेकिन वही नैनी जेल से इलाहाबाद चलाया करता था, अफसर जाकर सलामी ठोका करते थे, तो क्यों गुजरात जेलर को थप्पड़ मारने की हिम्मत रखता था? किसके शय पर हिम्मत रखता था? ब्रजेश सिंह वाईसीडी किसके शय पर? अब मैं आपसे सवाल अतीक को लेकर पूछूंगा, आप ब्रजेश सिंह पर जाएंगे, आप मुख्तार पर जवाब नहीं देंगे, अतीक पर जवाब नहीं देंगे। मुख्तार के बेटे को इतनी हिम्मत कहां से आ गई 2022 के चुनाव में कि सादाब उसने कह दिया कि आने दो सपाइयों का शासन, बुलडोजर कहां चलेगा दिखा दूंगा। की सुरक्षा मनोज यादव जी स्वीकार करिए। चलिए शादाब 30 सेकंड, फिर मैं एक साथ जवाब दीजिएगा। मनीष भाई रुक जाइए, मनोज जी प्लीज सर, प्लीज सुरक्षा थोड़ी नहीं, प्लीज सर, प्लीज नहीं दी थी। शादाब की आवाज, संगीत रागी वाले मनीष शुक्ला वाले लोगों से। शादाब 30 सेकंड, फिर उसके बाद 30 सेकंड मनीष शुक्ला जी, जल्दी से, कोई ज्यादा समय नहीं है प्लीज। और इन दोनों लोगों को बोलने नहीं दूंगा, इतना याद रखिएगा। जी देखिए, हमारी अरे यार, ऐसे यादवों को बोलने का अधिकार छीन लेना चाहिए। नहीं बोलिए शादाब, सिर्फ आपकी आवाज ऑन जा रही है, प्लीज, समय बहुत कम है। ऐसे यादव समाज में कलंक है, देश के दुश्मन है। नहीं ऐसी बात नहीं शादाब, शादाब अपनी बात रखिए। आपका जो अगर सरकार को सरकार अगर वाकई अच्छा करने की तरफ जाएगी तो उसका समर्थन करना एक विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। और जहां सरकार गलत करेगी, जहां सरकार गरीब किसान मजदूर और अति पिछड़ा मुसलमान दलित कहीं पर भी अत्याचार करेगी, हम मुखर होकर के विरोध करेंगे। एनसीआरबी के डेटा को लेकर के हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपराध में अगर रिकॉर्ड में कमी आई है तो हम ये चाहते हैं कि आम जनमानस के बीच में भी पुलिस के प्रति जो डर है वो कम होना चाहिए, और आम जनमानस में। और अपराधी जो हैं, आज भी बहुत से अपराध हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, कई जगहों पर ये ठीक है। वक्त इतना ही है मनीष भाई, माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा सर, आपसी लड़ाई में बहुत ज्यादा समय लग गया इस डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।